नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट द यूएस हेजेमनी। देखो, यूएस की ना जियोपॉलिटिक्स पे बहुत लंबी पकड़ हुआ करती थी, काफी कंट्रोल करते हुए आया है यूएस जियोपॉलिटिक्स को पिछले 50 सालों से। बट अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है दैट यूएस के कुछ रॉन्ग मूव्स ने उसकी पूरी हेजेमनी तो लॉस्ट हो ही गई है। इवन दे हैव आल्सो लॉस्ट देयर कंट्रोल ओवर द जियोपॉलिटिक्स। एंड जो उनके बिटर राइवल्स थे लाइक ईरान, लाइक रशिया, लाइक चाइना, दे हैव बिकम वेरी पावरफुल। एंड आल्सो इंडिया has again started to rise. Powers like India, powers like Russia, powers like China have started to rise against USA. देखो, यूएस ने कैसे ये सारा कुछ लूज किया, अपना इतना अच्छा कंट्रोल जो जियो पॉलिटिक्स पे था वो लूज किया, वो हम देखने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं आज के वीडियो में। वी विल सी यूएसए ने जो जो मिस्टेक्स की हैं पूरी जियो पॉलिटिक्स के अंडर में, उसको हम देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम द आईएसएफ टीम दैट द आईएसएफ टीम हैज ब्रॉट इस अचीवर्स बैच। एंड इस अचीवर्स बैच में 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप टेस्ट। जो ये 100 स्टूडेंट्स होंगे, इनको एमके सर एंड टीम गाइड करेगी, पर्सनल मेंटोरशिप दी जाएगी इन बच्चों को। और जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं, दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी एंड दे कैन टेक मेंटोरशिप अकॉर्डिंग टू मी। और इस बैच में 60% तक का डिस्काउंट भी दिया जाएगा उन बच्चों को, उन 100 स्टूडेंट्स को। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो, तो यू कैन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वहां पर एक लिंक दिया है, वहां पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। दी सब टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं यूएसए के जो गलत मूव की वजह से कैसे उन्होंने जियोपॉलिटिक्स में अपना कंट्रोल लूज कर दिया उसमें। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और पिछले 2 सालों से सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है रशिया यूक्रेन का वॉर। नाउ व्हाट यूएस डिड, देखो पहले जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट थी वो गई, और जो बाइडेन जब आते हैं पावर में, तो उन्होंने पहले तो जो उनकी थी कि जो रशिया है उससे एक नॉर्मल न्यूट्रल रिलेशन बना करके रखते हैं ताकि वी कैन फोकस ऑन चाइना। और ये मैं सिर्फ ऐसे कह नहीं रहा हूं, देयर इज अ प्रूफ। हम सबको पता है दैट 2021 में यूएस और रशिया की समिट होती है, और ये समिट ये दिखाती है दैट यूएसए वांटेड टू मेक गुड रिलेशंस विद रशिया। और ये समिट क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुई थी, हम सबको पता है। और इस समिट के जस्ट बाद रशिया स्टार्टेड टू गो अगेंस्ट द बॉर्डर्स ऑफ यूक्रेन, और वहां पर जाकर के अपनी फोर्सेस को तैनात कर दिया था, जहां पर यूएसए की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को बताया कि रशिया इज प्लानिंग टू इन्वेड अपॉन यूक्रेन। एंड देन यूएसए शिफ्टेड फ्रॉम मेकिंग गुड रिलेशंस विद रशिया टू यूक्रेन एंड स्टार्टेड सपोर्टिंग यूक्रेन। यूक्रेन को सपोर्ट किया। और स्टार्टिंग में आपको पता है दैट फॉरेन मिनिस्टर जो है यूएसए के, ही विजिटेड यूक्रेन। ही टॉक्ड विद जेलेंस्की एंड ही टोल्ड कि जो ये पैसा है जो हम खर्चा कर रहे हैं यूक्रेन पे, उनको वेपन्स देने में, उनको अपने जो भी आर्म्स हैं, म्यूनिशंस हैं, उनको देने में, जो पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं, ये दिस इज द बेस्ट मनी वी आर स्पेंडिंग। तो उनका ये कहना था, दिस इज द बेस्ट मनी वी आर स्पेंडिंग टिल डेट। तो ये उनका बहुत अच्छा पैसा था जो वो बहुत अच्छे कॉज के लिए स्पेंड कर रहे थे, ये उनका कहना था, ये उनका स्टांस था स्टार्टिंग में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था। इवन अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपनी बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी, उन्होंने अपना M1A1 दे दिया, F16 दे दिया, प्लस हिमार्स भी दे दिया था यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया। उनका ये सोचना था कि अगर हम वेपन काफी ज्यादा सप्लाई कर देंगे यूक्रेन को, तो यूक्रेन विल फाइट, यूक्रेन विल अगेन काउंटर ऑफेंसिव, यूक्रेन विल टेक काउंटर ऑफेंसिव मूव अगेंस्ट रशिया। पहला चीज ये यूक्रेन ने किया भी वो। और दूसरा, अगर हम सैंक्शंस लगा देंगे रशिया पे बहुत सारे, तो रशिया की इकोनॉमी बुरी तरीके से टूट जाएगी, और रशिया मतलब एक साल में, मतलब रशिया एक साल के अंदर अपने घुटनों पर आ जाएगा। बट दे फेल्ड मिजरेबली देयर। रशिया की ना ऑयल इकोनॉमी टूटी, ना उनका डायमंड ट्रेड टूटा। ऑयल ट्रेड के लिए रशिया ने इंडिया और चाइना को अपना जरिया बनाया, वहां से अपना ऑयल ट्रेड कर रहा है। मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया, आप जाकर देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देन उसका जो डायमंड ट्रेड है वो भी चलता रहा, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा सैंक्शंस लगाए, बट उसके डायमंड ट्रेड में उन्होंने पॉलिशिंग अपने यहाँ बंद करवा दी और रॉ डायमंड्स भेजना शुरू कर दिया। ओरिजिन कैसे पता करोगे, ओरिजिन पता करने का डायमंड का सिस्टम ही नहीं है। तो वहां से क्या किया रशिया ने, अपना इकोनॉमी को बिल्कुल बरकरार रखा। हाँ, थोड़ा डाउनफॉल आया बिकॉज ऑफ वॉर, बट वो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पाया। और इसलिए रशिया केप्ट ऑन फाइटिंग इन यूक्रेन। एंड नाउ जो बहुत ऑफेंसिव लेकर के यूएसए ने ये सारी टेक्नोलॉजी दी थी यूक्रेन को, वहां पर उनको समझ में आ गया कि ये वॉर तो 2 साल से चल रहा है, बट इसका कोई कंक्लूजन निकल नहीं पाया। जो उनका, उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया रशिया को, ये बात उनकी समझ में आ गई। नाउ व्हाट दे हैव डन, दे हैव स्लोड द प्रोसेस। उन्होंने नहीं तो नहीं बोला यूक्रेन को कि नहीं, विल नॉट सपोर्ट यू, बट दे हैव स्लोड द प्रोसेस। इतना स्लो कर दिया है कि उनके आर्म्स एम्युनिशन पहुंचने तक यूक्रेन में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है यूक्रेन को। तो यू कैन से हियर कि यूएसए हैज लॉस्ट मिजरेबली इन यूक्रेन रशिया वॉर। जो उसका स्टांस था, पहले एकदम ऑफेंसिव पे गए, एकदम फ्रंट पर आ गए, एंड देन पूरा पीछे कदम ले लिया। तो यहां पर दे फेल्ड मिजरेबली। तो दिस इज द फर्स्ट फेलियर ऑफ यूएसए, हाउ ही लॉस्ट हिज कंट्रोल ओवर जियोपॉलिटिक्स। एंड नाउ यू सी कि जो दूसरा उनका फेलियर माना जा रहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान में ब्रूटल फेलियर हुआ है यूएसए का। व्हाट वी हैव सीन कि देखो, जब ये अफगानिस्तान में इन्वेड करने गए यूएस, तो इनका मुद्दा क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, 9/11 के अटैक के बाद इन्होंने इराक में भी ऑफेंसिव लिया, इन्होंने अफगानिस्तान में भी ऑफेंसिव लिया। इनका उस समय एजेंडा क्लियर था दैट वी हैव टू एलिमिनेट ओसामा बिन लादेन, एंड दे अचीव दैट, दे एलिमिनेटेड ओसामा बिन लादेन। ठीक है। बट देखो, अफगानिस्तान इज नॉट अ कंट्री, नॉट एज इजी अ कंट्री जहां पर आप जाओ, यू क्रश डाउन अ रिजीम एंड देन यू कम बैक, नॉट दैट इजी।
आप जाते हो, यू क्रश अ रेजिम, देन यू हैव टू ब्रिंग इन द रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एज़ वेल। आपको एक गवर्नमेंट रिकंस्ट्रक्ट करनी है, उस गवर्नमेंट को बनाना है, उसका प्रोसेस सेटअप करना है, उस गवर्नमेंट को चलाना है। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप किसी कंट्री को इन्वेड करते हो, एंड यू हैव टू शो द वर्ल्ड दैट यू आर अ गुड कंट्री। यू कैन नॉट जस्ट इन्वेड अ कंट्री, आप मतलब टेररिस्ट ग्रुप तो हो नहीं, यू आर अ वेरी रिस्पांसिबल कंट्री एज़ यू से योरसेल्फ। तो जहाँ रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो इनका था, वहाँ पर इनको इतना वक़्त लग गया बिकॉज़ ये अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाए। अफ़गानिस्तान में है ट्राइबल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा, पश्तून्स, उज़्बेक्स और मतलब 40 से ऊपर ट्राइब्स अफ़गानिस्तान में रहती हैं। उन सबका अपना एरिया डिस्प्यूट इतना है, पॉलिटिक्स इतना है, उसको ये समझ ही नहीं पाए और इन्होंने वहाँ से वहाँ भी इन्होंने स्टेप बैक ले लिया और 2020 में ये डील साइन कर दी। देखो ये डील साइन करना की गलती जो है ना वो जो बिडेन की नहीं है एक्चुअल में, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा डील साइन की और इस दोहा डील के अकॉर्डिंग जो यूएसए के बीच और अफ़गानिस्तान के बीच ये डील साइन हुई कि अफ़गानिस्तान जो है वो अपना ग्राउंड अल-कायदा को नहीं देगा। मतलब अल-कायदा जो अफ़गानिस्तान को यूज़ कर रहा था अपने हेडक्वार्टर की तरह, उसकी तरह अल-कायदा यूज़ नहीं करेगा। तो ये जो है अफ़गानिस्तान से अपनी ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे। 2020 में इन्होंने ये डील साइन कर दिया। अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हैं वो समझ गए, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए एंड देन व्हाट हैपेंस, जो बाइडेन जब पावर में आए तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि दोहा डील की को ना माने या उसको रिजेक्ट करें। तो अगेन वो बहुत बड़ा एक मिसकैल्कुलेशन होता और मिस फेलियर होता, तो उनको मानना ही पड़ा एंड देन यूएस ट्रूप्स रिट्रीटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। और आप देखो जैसे ही यूएस ट्रूप्स रिट्रीट करती हैं अफगानिस्तान से, दैट इज़ अ मेजर फेलियर ऑफ यूएसए। वहाँ के लोग जो हैं वो प्लेन से भाग रहे थे, लटक के भाग रहे थे, बहुत लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल तालिबान ने क्रश कर दिया अफगानिस्तान को, वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट सेटअप की। फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं ये उस गवर्नमेंट को, लेकिन उस गवर्नमेंट के डिप्लोमैटिक टाइज़ इंडिया के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं और वो डिप्लोमैटिकली काम कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है यूएसए के वहाँ से जाने से। So you can say that USA again failed miserably in Afghanistan as well. Now let's see USA's another failure. They failed miserably again in Middle East politics. अब मिडिल ईस्ट में यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन था ईरान। दे एनवीड ईरान फ्रॉम एनी टाइम। अब ईरान को बहुत अच्छे से पता था कि इनकी देखो ईरान की ना एयरफोर्स कुछ है नहीं, बिल्कुल एयरफोर्स इनकी ना के बराबर है, तो ये कभी डायरेक्टली यूएसए से इंगेज नहीं कर सकते। बट विथ टाइम ईरान बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड व्हाट डिड ईरान डू। मैंने आपको पहले इसके ऊपर भी इंडिविजुअल पूरा वीडियो बनाया है, मैं लिंक उसका भी दे दूंगा आपको, आप देख लेना कि ईरान ने क्या किया। ईरान ने रिबेल ग्रुप्स को खड़ा किया जगह 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 अपनी फ्रेंडली कंट्रीज में। जैसे कि यमन में आप सबको पता है हाउदीज आ गए, ठीक है, तो हाउदीज को यहाँ पर खड़ा किया। देन आपको पता है दैट लेबनान में इन्होंने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, हिजबुल्लाह रिबेल ग्रुप को खड़ा किया। फिर ऐसे ही रिबेल ग्रुप इन्होंने सीरिया में भी खड़ा किए और इराक में भी खड़ा किए। और इसी इराक के रिबेल ग्रुप जो सपोर्टेड बाय ईरान, इसी इराक के रिबेल ग्रुप ने यूएस ट्रूप्स पर अटैक किया था अभी 2 साल पहले और यूएस ट्रूप्स को वहां से भी भगाया गया था। इसी रिबेल ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ था जो कि ईरान ने खड़ा किया था। नाउ अब ईरान डायरेक्टली तो लड़ नहीं रहा है, आपने आपने डायरेक्टली तो एंगेज कर लिया, आपने वहां पर स्टैंड ले लिया इजराइल के साथ, आप इजराइल के साथ स्टैंड ले लिए। उससे क्या हुआ कि ये ईरान डायरेक्टली आपसे नहीं लड़ रहा है, बट थ्रू हिजबुल्लाह, थ्रू हाउदीज, थ्रू हिज रिबेल ग्रुप्स इन सीरिया एंड इराक, ईरान इज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद यूएसए। ठीक? और जो रेड सी में जितनी कमर्शियल शिप्स थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इवन जो यूएसए के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे, उनका वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल निकला था कि यूएसए को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो कमर्शियल शिप्स यहाँ पर रेड सी में जो हाउदीज़ अटैक कर रहे हैं उसकी वजह से। और अभी कल की न्यूज़ है दैट यूएसए हैज़ डायरेक्टली एंगेज्ड अगेन इन यमन। और ये भी देखना एक बहुत बड़ा इनका मिसकैल्कुलेशन है और यहाँ पर भी यमन में जो इन्होंने अटैक करना शुरू किया, यहाँ पर भी ये मिज़रेबली फेल हो जाएँगे, दैट इज़ फॉर श्योर। अब इनका फ्रेंड कौन था मिडिल ईस्ट में? इनका फ्रेंड था सऊदी अरेबिया। नाउ जब इनका एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, जब ये वीक होना शुरू हुए, एक बार यूक्रेन से, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान में एंड देन मिडिल ईस्ट में भी ये वीक होना शुरू हुए, पूरा मैसेज चला जाता है वर्ल्ड ऑर्डर को। एंड देन व्हाट यू सी कि पुतिन, जिनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है, ये टेररिस्ट हैं और जो इनका जो प्लान है इन्वेड करने का यूक्रेन को, वो एक टेररिस्ट अटैक है यूक्रेन के ऊपर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहता है, जिसको यूएसए सपोर्ट करता है जिस क्लेम को, वो व्लादिमीर पुतिन इनके फ्रेंड्स यानी कि सऊदी अरेबिया और यूएई से मिलने, और उनका पूरा स्वागत होता है यूएई और सऊदी अरेबिया के अंदर में। तो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रांग मैसेज टू यूएसए दैट योर हेजेमोनी हैज बीन ब्रोकन एंड रशिया इज टेकिंग ओवर योर हेजेमोनी इन रशिया एंड चाइना इज टेकिंग ओवर योर हेजेमोनी इन मिडिल ईस्ट एज वेल। तो ये तो इनका मिडिल ईस्ट में ब्रूटल फेलियर है, बिल्कुल मिसकैलकुलेटेड मूव था इनका और वहां पर भी ये फेलियर महसूस कर रहे हैं। नाउ एट लास्ट यू सी कि इनका एक और फेलियर हुआ वेनेजुला और गुआना के डिस्प्यूट में। यहां पर भी यूएस ने इंटरवीन किया। एक्चुअल में डिस्प्यूट, इसके ऊपर भी एक पूरा इंडिविजुअल वीडियो मैंने बना रखा है, उसका भी लिंक आपको दे दूंगा। इसके ऊपर भी इस पूरे इशू को भी आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ पर जो ये गुआना और वेनेजुएला का एरिया है, ठीक है, तो इस ये जो मार्क्ड एरिया रेड से, ये इसको लेकर के डिस्प्यूट है। अब क्या दिक्कत थी, इसके ऊपर पूरा मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। एक्चुअल में मैं बहुत क्रिस्प में आपको समझाता हूँ। इसके सामने जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है, और ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं। ये टेरिटरी अभी गुआना के अंडर में आती है क्योंकि ये गुआना के सामने पड़ती है, बट गुआना की जो ये वाली टेरिटरी है, इसके ऊपर क्लेम है वेनेजुएला का। और वेनेजुएला मानता है कि ये जो टेरिटरी है,
ये डिस्प्यूटेड है और ये हमारी टेरिटरी है, ऐसा वेनेजुएला का कहना है। तो ये जो रीजन जहाँ पर ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, ये एक्चुअल में वेनेजुएला की टेरिटरी होनी चाहिए, बट यहाँ पर जो ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है वो गुआना के अंडर में हो रहा है, उसका टैक्स गुआना को मिल रहा है। और ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कौन कर रहा है? ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही है एक्सॉन मोबिल नाम की एक कंपनी, और ये एक्सॉन मोबिल जो कंपनी है ये यूएसए की कंपनी है। तो इसलिए यूएसए जो है वो गुआना को सपोर्ट कर रहा है, गुआना को काफी सपोर्ट कर रहा था। अब यूएसए ने एक प्लान किया कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है मादुरो, ही इज अ कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट सपोर्टेड बाय रशिया एंड चाइना। तो निकोलस मादुरो जो वहां के प्रेसिडेंट है, उनकी जो गवर्नमेंट है उसका मिलिट्री कू करने का इन्होंने प्लान किया था यूएसए ने, कि वहां पर उनकी गवर्नमेंट को गिरा देते हैं, निकोलस मादुरो को पकड़ लेते हैं और उनको ट्रांसफर करते हैं यूएस, और यूएस में उनके ऊपर केस चलाएंगे ड्रग ट्रैफिकिंग का और तमाम चीजों का। बट वहां पर भी यूएसए फेल्ड मिजरेबली। यूएस के जो स्पाइस वहां पर काम कर रहे थे निकोलस मादुरो की गवर्नमेंट को गिराने के पीछे, वो सारे स्पाइस पकड़े गए। खुलेआम उन्होंने बयान दिया मीडिया पर आकर के कि वी बिलोंग टू यूएस, और यूएस गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर भेजा था और ये काम था, यहाँ पर पूरा मिलिट्री कू करने का हमारा प्लान था जो कि फेल हो गया। तो हियर आल्सो यूएसए फेल्ड मिजरेबली। उनका ये प्लान भी दुनिया के सामने आ गया और काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। फिर उसके बाद वेनेजुएला ने काफी ऑफेंसिव लिया, काउंटर ऑफेंसिव लिया, एंड दे हैव स्टार्टेड टू स्टेशन देयर मिलिट्री नियर दिस बॉर्डर ऑफ गुआना। तो नाउ अब यूएस की एक रॉन्ग मूव की वजह से गुआना भी काफी ज्यादा खतरे में है, और यूएस ने अपनी टांग ऑलरेडी फंसा रखी है इजराइल के मैटर में, वहां यूक्रेन के मैटर में। तो नाउ व्हाट दे विल डू हियर, नो वन नोस। So this is how USA has failed miserably in all the politics over the world। और उनका जो कंट्रोल था पूरे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर वो भी काफी ज्यादा लूज पड़ गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया इस पूरी यूएस की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी एंड फेल्ड मिसकैलकुलेशन ऑफ द कंट्रीज और अंडर एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीज के बारे में। आई होप दिस वीडियो हेल्प। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।